नमस्कार। प्रोग्राम दी हेल्थ अवेयरनेस देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के बारे में। देश भर में करोड़ों लोग इस समय मिर्गी से पीड़ित हैं, जिनके दिमाग में हमेशा सीजर्स का डर रहता है, दौरा पड़ने का डर रहता है और ये डर उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और आज द नेशनल एपिलेप्सी डे पर हम लोगों के द्वारा एक इनिशिएट लिया गया है कि हम लोग इसके बारे में सभी दर्शकों को जानकारी देंगे। एक अहम जानकारी उनको मुहैया करवाई जाएगी ताकि जो लोग खुद एपिलेप्सी से पीड़ित हैं, खुद मिर्गी से पीड़ित हैं या फिर उनके आसपास कोई लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, उनकी सहायता हो सके। और आज ही के दिन पर आज एक खास हैशटैग भी शुरू किया गया है, सीज दी एपिलेप्सी ड्रैगन, ताकि लोगों तक खास जानकारी एपिलेप्सी के बारे में पहुंचाई जा सके ताकि वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकें। और इसी के चलते आज खास तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा फ्रॉम मोहाली, डॉक्टर अनुराग अरोड़ा फ्रॉम जलंधर, डॉक्टर मोनिका सिंगला फ्रॉम लुधियाना, डॉक्टर विकास शर्मा फ्रॉम अमृतसर। सबसे पहले तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। तो जैसे कि आज हम एपिलेप्सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला सवाल हमारा डॉक्टर विकास आप ही से रहेगा कि व्हाट इज एपिलेप्सी, आखिर मिर्गी है क्या? Welcome everyone. Myself, Dr. Vikas Sharma. I'm a consultant neurophysician, DM in neurology. Presently, I'm working at Neuro Super Specialty Center, Amritsar. Epilepsy ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। जी, सो डॉक्टर मोनिका, अगर हम कॉजेस के बारे में बात करें तो हर एक चीज के अपने अपने कारण जरूर होते हैं, हर एक बीमारी की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सो व्हाट आर द कॉमन कॉजेस ऑफ एपिलेप्सी? Hello everyone, I am Dr. Monica Singla. I am Professor of Neurology at Dyanand Medical College and Hospital, Ludhiana. Epilepsy के बहुत सारे कारण हैं. Epilepsy can be due to various reasons, like it can be genetic. जेनेटिक का क्या मतलब है? जैसे हमारे कई लोगों के फैमिली हिस्ट्री होती है, हेरिडिटरी होती है, या हमारे कुछ ब्लड के सेल्स, कुछ जीन्स की म्यूटेशंस की वजह से पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकती है। बहुत अलग अलग तरह की एपिलेप्सीज हैं, जैसे कि जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी या जनरलाइज्ड एपिलेप्सिस। सो कुछ एपिलेप्सीज जेनेटिक होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं, और कुछ बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस ऑफ सम सेल्स लाइक सोडियम चैनल म्यूटेशंस की वजह से हो सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है स्ट्रक्चरल लीजन। स्ट्रक्चरल लीजन का क्या मतलब है? हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाना या कोई एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर का डेवलप हो जाना। ये क्यों हो सकता है? ये बच्चों से लेकर बड़ों तक अलग अलग कारणों से हो सकता है। बच्चों में कई बार कुछ कंजेनिटल इन्फेक्शन हो जाती हैं, तो वो अपने कोई नसों में ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन के गुच्छे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल लीजन या स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी हो सकती है। अगर कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्लॉट बन जाए ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी हो सकती है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट चला जाए, स्ट्रोक हो जाए, ब्लॉकेज का होना या ब्रेन हेमरेज बिकॉज ऑफ स्ट्रोक होना, उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। इसी तरह से ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर का क्या मतलब है? हमारे सेल्स ब्रेन के अबनॉर्मली ग्रो कर जाएं, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर हो या मेलिग्नेंट ट्यूमर हो, उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। कई बार हमारे ब्रेन में सिस्ट की इन्फेक्शन, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, या कोई भी इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर अगर सिस्टिक कोई इन्फेक्शन की जड़ छोड़ जाए, उसकी वजह से हो सकती है। सो अलग अलग तरह की ग्लायोटिक फोकस, हाइड्रोकेफलस, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन जैसे कि मैंने बताया है कि एक तो इन्फेक्शन होती है अगर हमारी कोई सिस्टिक इन्फेक्शन बन जाए, टीबी या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, या बच्चों में, छोटे बच्चों में कई बार कंजेनिटल इन्फेक्शन हो जाती है पैदाइशी, या कोई मेनिंगोइनकेफेलाइटिस की इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन की, उसकी वजह से ये हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन, क्रिप्टोकोकल, नोकार्डिया, बहुत सारे इन्फेक्शंस के कारण है जो कि हमारे पेशेंट्स को एपिलेप्सी कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा इज ए वेरी वेरी कॉमन कॉज, स्पेशली इन द यंग पॉपुलेशन। जो लोग ड्राइव करते हुए, कई बार अगर हम बहुत ध्यान से नहीं ड्राइव कर रहे हैं, या बाई चांस एक्सीडेंटली आपका कोई विदाउट एनी अदर रीजन किसी और की गलती से एक्सीडेंट हो जाए,
या कुछ लोग जब हेलमेट नहीं पहनते या रोड पे हम बहुत केयरफुली ड्राइव नहीं करते तो एक्सीडेंट्स होने की वजह से, ट्रॉमा से, या घर पे के लोग सीढ़ियों पे गिर जाते हैं या कहीं सड़क पे गिर जाए, उसकी वजह से, ट्रॉमा की वजह से ब्रेन में क्लॉट्स बन जाते हैं जो कि एपिलेप्सी का कारण बन जाते हैं। इसी तरह से स्ट्रोक और ट्यूमर जो मैंने बताया, तो ये सारे कारण हैं जो कि एपिलेप्सी के डिफरेंट कारण हैं जो लोगों को लॉन्ग टर्म एपिलेप्सीज हो सकती है। जी, सो अगला सवाल मेरा डॉक्टर प्रदीप से रहेगा। सो डॉक्टर, इसके कोई ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, और अगर होते हैं तो व्हाट आर दी ट्रीटमेंट्स ऑफ एपिलेप्सी? Namaskar viewers, myself Dr. Pradeep Sharma. I am a consultant neurologist in IVY Hospital, Mohali. I have done my MBBS, MD Medicine and DM in the neurology department. Now in this 21st century, the treatment options are being developed very fastly and very uniquely. अभी जो ट्रीटमेंट हमारे पास में ऑप्शंस हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ में पहले डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि पहला ये पेशेंट को पहला एपिसोड है या फिर पहले भी 2 एपिसोड या 3 एपिसोड आ चुके हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग ऐसा कोई रीजन है कि वो वापस से रिपीट होने की संभावना है एपिलेप्सी, तो हम लोग फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि पेशेंट का अभी कोई डायग्नोसिस नहीं बना और ये फर्स्ट एपिसोड है, तो यूजुअली वी वेट विद द मोर देन 2 एपिसोड्स ऑफ द सीजन, देन वी label it as epilepsy and then we start the anti-epileptic medication. तो आप फर्स्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन। हमारी कोशिश रहती है कि हम सबसे पहले पेशेंट को सिंगल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे रखें। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम डुअल या ट्रिपल थेरेपीज पे जाते हैं। अगर डुअल या ट्रिपल थेरेपीज से भी पेशेंट को कंट्रोल नहीं हो रहा है और ब्रेन के अंदर कोई लीजन ऐसा है जैसे एमटीएस है, कोई स्क्लेरोसिस है या फिर कोई फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेजियाज हैं, तो फिर हम लोग उसकी सर्जरीज एडवाइस करते हैं और फिर मेडिकेशन उसकी हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में अभी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक कीटोजेनिक डाइट आ रही है, डाइटरी मॉडिफाई हम लोग करवाते हैं, तो कीटोजेनिक डाइट देते हैं पेशेंट को जिसके अंदर हाई फैट रहता है, मॉडरेट प्रोटीन रहता है एंड लो शुगर कार्बोहाइड्रेट रहता है। उसके अलावा अभी नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस के अंदर इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस आ रहे हैं एपिलेप्सी सीजर कंट्रोल करने के लिए। लाइक वैगल नर्व स्टिमुलेशन एक तरीका है जिससे हम लोग एपिलेप्सी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ में ट्रांस मैग्नेटिक ब्रेन स्टिमुलेशन से भी हम लोग एपिलेप्सी कंट्रोल करने के ये न्यूअर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग सीजर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी, तो अगला सवाल मेरा डॉक्टर अनुराग अरोड़ा से रहेगा। तो डॉक्टर, इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं? सो व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी? My name is Dr. Anurag Arora. I am DM in neurology and I have been working in the field of neurology and epilepsy for more than 20 years. इस समय मैं कंसल्टेंट हूँ आस्था न्यूरो सेंटर में, जो मैं पिछले 20 साल से चला रहा हूँ। हम न्यूरोलॉजी के और मिर्गी के पेशेंट्स की पिछले 20 साल से देखभाल कर रहे हैं। एपिलेप्सी या जिसको हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं, वो 100 से ज़्यादा तरह की होती है। एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है जिसमें मरीज बेहोश हो जाता है, उसका शरीर अकड़ जाता है, उसके मुंह में से झाग आती है और पेशेंट को बिल्कुल भी होश नहीं रहती। उसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या बड़ी मिर्गी कहते हैं, हमारी भाषा में उसको ग्रैंड मैल एपिलेप्सी कहते हैं। इसके अलावा और कई तरह की मिर्गी है जिसमें एक हाथ या एक पैर अकड़ जाता है या थोड़ी देर के लिए पेशेंट को पता नहीं चलता, उसको फोकल एपिलेप्सी या एब्सेंस सीजर्स कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरी तरह की एपिलेप्सी होती है जिसको हम मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें एकदम से पेशेंट को झटका लगता है, जोर से झटका लगता है, उसके हाथ से चीज निकल जाती है या वो अगर खड़ा हो तो गिर जाता है। तो ये मेन 3 तरह की जो मिर्गी है। इसके अलावा मिर्गी बहुत तरह की होती है। जी, सो अगला सवाल मेरा फिर से डॉक्टर विकास शर्मा से रहेगा। तो डॉक्टर, अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो मिर्गी कितना कॉमन हो चुका है इन जनरल पॉपुलेशन? एपिलेप्सी सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पूरे वर्ल्ड वाइड 70 मिलियन लोग एपिलेप्सी नालों प्रभावित ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1/6 ਹੈ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। रूरल पॉपुलेशन च बहुत ज्यादा है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस च बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्हां लोकां दे विच इन्फेक्शंस, बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखिया जांदियां हैं। सो डेवलपिंग कंट्रीज दी ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन।
जी, सो अगला सवाल मेरा डॉक्टर प्रदीप से रहेगा। सो डॉक्टर, मिर्गी का आखिर पता कैसे लगाया जा सकता है? व्हाट आर द बेस्ट वे टू डायग्नोज एपिलेप्सी? Yeah, this is a very nice question you have asked in the start only. देखिए, एपिलेप्सी डायग्नोस करने के लिए, उसको पहचानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि पेशेंट हमारे पास में ओपीडी या कैजुअलिटी में किस कंप्लेन के साथ में आया है। तो आप फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम होता है पेशेंट की एपिलेप्सी डायग्नोस करने के लिए, वो होता है उसके क्लिनिकल हिस्ट्री सुनना, कि उसका जो सीजर एपिसोड है, जो ये एपिलेप्सी उसको हो रही है, वो क्या सिम्टम्स के साथ में आती है। क्या वो सीधा बेहोश हो जाता है? क्या उसको एबनॉर्मल सेंसेशंस फील होते हैं? क्या उसके लिप्स में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं? क्या उसके हाथ पैरों में कुछ अकड़न आती है? उसके बाद में वो बेहोश होता है या कंफ्यूज होता है, या फिर उसकी याददाश्त चली जाती है? तो उस हिसाब से सबसे पहली जो बात जरूरी होती है इसके डायग्नोसिस के लिए, क्लिनिकल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोगों को हेल्प करती है इन्वेस्टिगेशंस, जो हम लोग न्यूरो इमेजिंग, जिसके अंदर हम लोग एमआरआई करवाते हैं, कई बार सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। और फिर एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों की काफी हेल्प करती है ब्रेन को लोकलाइजेशन, लेटरलाइजेशन के लिए, वो है ईईजी, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम बोलते हैं। जैसे ईसीजी होती है, हार्ट की जो रेज होती हैं, जो हार्ट की इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होता है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद में जो वेव्स बनती हैं उसको ईईजी बोलते हैं। तो ईईजी की मदद से हम लोगों को पता लगता है कि पेशेंट को इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज है, या फिर पेशेंट को जो ब्रेन के अंदर डिस्चार्जेस हो रहे हैं वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, पेशेंट की स्लीप जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, या फिर कुछ आईडीज आ रही हैं उसके बीच में, या कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। तो वो ये जो न्यूरो इमेजिंग हमें हेल्प करती हैं, और विद द न्यूरो डायग्नोस्टिक्स एंड दिस इन्वेस्टिगेशंस हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ में पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते हैं। जी, सो डॉक्टर मोनिका, अगर हम बात करें फिट्स और एपिलेप्सी के बारे में, तो इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिट्स मतलब जैसे हम कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ना, या सीजर और इज फिट, इट्स इक्वलेंट। तो सीजर में जब हम कहते हैं कि किसी पर्सन को कोई भी झटके लगते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है, जीभ कटना, दांतों का जुड़ना, अनकॉन्शियसनेस का आना, और कई बार यूरिन या टॉयलेट का निकल जाना, ये सारे सीजर या फिट की निशानी है। हर सीजर एपिलेप्सी नहीं होता। कई बार ये सीजर जो है दे कैन बी बिकॉज ऑफ सम रैंडम सिचुएशन, लाइक किसी की शुगर कम हो जाना, सडनली कोई सोडियम पोटेशियम कम हो जाना, कोई भी शॉक वाली सिचुएशन जैसे कि अचानक से गिर जाना, अनकॉन्शियसनेस जैसे बिकॉज ऑफ फॉल, कोई एक्सीडेंट, किसी वजह से भी हो जाना। हर सीजर एपिलेप्सी में कन्वर्ट नहीं होता। एपिलेप्सी का मतलब होता है इफ समवन हैज ए टेंडेंसी टू हैव रिकरेंट सीजर्स, अगर किसी पर्सन को एक बार सीजर हुआ और उसको दोबारा होने के चांस ओवर 10 years, उसको रिकरेंट सीजर होने के चांसेस हो, या 24 घंटे के गैप पे किसी पर्सन को 2 सीजर हो जाए, तो चांसेस है कि उस पर्सन को एपिलेप्सी है, जो कि अलग अलग तरह की होती है। जी, सो डॉक्टर अनुराग, अगर ड्राइविंग के बारे में हम बात करें, तो जो व्यक्ति मिर्गी से पीड़ित है, क्या वो ड्राइव कर सकता है और कितना सेफ रहता है उनके लिए ड्राइविंग? जी, जो ड्राइविंग है मिर्गी में, वो डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आप ड्राइव कर सकते हैं और आपके दौरे काफी दिन से कंट्रोल्ड हैं, तभी आपको ड्राइविंग अलाउड है। अदरवाइज आपको ड्राइविंग जो है अलाउड नहीं होती। ड्राइविंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके दौरे कंट्रोल्ड हैं या नहीं है, आपकी दवाई ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। कोई भी रोगी को अगर कोई मेजर दौरा पड़ता है तो उसको अपने डॉक्टर से पूछे बिना ड्राइविंग जो है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ड्राइविंग के लिए सबसे पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, फिर ही ड्राइव करना। जी, सो डॉक्टर मोनिका, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो हाउ लॉन्ग द ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड? कितने लंबे समय तक मिर्गी का जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहना चाहिए? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जब भी हम किसी को एपिलेप्सी का डायग्नोसिस देते हैं, तो फैमिली मेंबर्स और पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये रहता है कि मुझे मेडिसिन कब तक लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को भी लंबा टाइम मेडिसिन लेना पसंद नहीं है। बट इसका आंसर सबके लिए जनरलाइज नहीं है। सब पेशेंट को ये लगता है कि इसका ट्रीटमेंट 3 साल तक चलता है और 3 साल पर हम सेफली दवाई को बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसका ट्रीटमेंट हमेशा कारण के हिसाब से चलता है कि एपिलेप्सी का डायग्नोसिस क्या है। इसलिए जब भी हम एपिलेप्सी का डायग्नोसिस करते हैं, अगर वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, बड़ों में स्पेशली जब यंग एडल्ट्स को एपिलेप्सी होती है, तो काफी बार उनको कम से कम 5 साल या हो सकता है लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़े, अगर दवाई बंद करने पे इनको सीजर आ जाता है। बच्चों की जो एपिलेप्सीज होती हैं, यूजली बिनाइन एपिलेप्सीज, दे आर सेल्फ लिमिटिंग।
जैसे ही उनकी बड़े बच्चे बड़े होते हैं, 12-13 साल की उम्र होती है, उनकी एपिलेप्सी की मेडिसिन बंद हो जाती है एंड दे आर सेफ। पर अगर किसी को ट्यूमर या स्ट्रोक की वजह से एपिलेप्सी हुई है या ट्रॉमा की वजह से हुई है, तो उनका अगर ब्रेन में स्कार है, स्ट्रक्चर लीजन है, तो दे हैव टू कंटिन्यू मेडिसिन मे बी लाइफ लॉन्ग या जब तक वो स्कार है। सो हमेशा इसका डायग्नोसिस क्लियर करवा के उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को बंद करना चाहिए। कभी भी अब्रप्टली 3 या 4 साल पे दवाई को बंद नहीं करना होता। जी, सो डॉक्टर प्रदीप, जैसे कि हमने पहले ड्राइविंग के बारे में बात की है, तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जो लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, क्या वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं? ये बहुत ही अच्छा, आपने एक अच्छा मिथ तोड़ने के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा। आई टोटली एग्री। या डेफिनेटली जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट होते हैं उसके लिए सोशल स्टिग्मा, सोशल डिलेमा बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है, दे आर द नॉर्मल पीपल, बस उनको सीजर जो एपिसोड है, एबनॉर्मल एक्टिविटी जो ब्रेन के अंदर डेवलप हो रही है उसकी वजह से वो प्रेजेंटेशन है, तो दे लिव देयर लाइफ नॉर्मली और वो नॉर्मल खेल कूद के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बस उनको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उनको रेगुलर मेडिकेशंस लेनी है और किसी स्टार्टिंग के अंदर किसी सुपरविजन के अंदर वो सब चीजें करनी है। जैसे कोई स्विमर है, कोई साइकिलिंग करता है, गाड़ी चलाता है, तो इनिशियल अगर उसको सीजन कुछ एपिसोड आए हैं तो कुछ ड्यूरेशन होती है जो वर्ल्ड टू वर्ल्ड अलग कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है, लेकिन यूजुअली 3 to 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन हम लोग कंसिडर करते हैं। जिसके बाद में अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या सीजर एपिसोड नहीं आया है तो हम लोग उनको नॉर्मल जो उनका शेड्यूल है वो फॉलो करने के लिए बोलते हैं, and they can do each and every work with the normal people do and without any fear and without any stress. तो उनकी जो लाइफ होती है वो भी एकदम नॉर्मल होती है एंड इन द नॉर्मल वे यू कांट रिकॉग्नाइज द एपिलेप्सी पेशेंट अंटिल अनलेस आपको उनके बारे में जानकारी ना हो तब तक। जी, सो डॉक्टर मोनिका, अगर हम मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग डरे रहते हैं जो कि एपिलेप्सी से पीड़ित होते हैं, मिर्गी से पीड़ित होते हैं। तो क्या उन लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो नॉर्मल ही होती है या फिर किसी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है? Oh yes, why not? अदरवाइज भी हम एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को कहते हैं दे कैन ऑलवेज लिव अ नॉर्मल लाइफ व्हेन दे आर टेकिंग मेडिसिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड मेडिसिन, रेगुलर मेडिसिन एंड टू बी सेफ। आजकल बहुत एडवांसमेंट हो गई है मेडिसिन में। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सेफ हैं, हमारी मैरिड लाइफ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती हैं। अगर मैं दोनों ही जेंडर्स की बात करूं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, कुछ मेडिसिन के साथ जो है तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन, दे आर वेरी गुड मेडिसिन। हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है कि हाँ, अगर मैरिज हुई है तो उसके बाद अगर मेल्स हैं तो कई बार उनको अपने स्पर्म का काउंट को चेक करवाना पड़ता है अगर प्रेगनेंसी या कंसीव नहीं हो रहे। और जो फीमेल्स हैं, अगर उनके पीरियड्स की इरेगुलरिटी है या कंसेप्शन नहीं हो रही तो थोड़ी सी उनको एक रेगुलर फॉलोअप रखना पड़ता है डॉक्टर के पास। बट दे कैन ऑलवेज हैव ए गुड नॉर्मल मैरिड लाइफ, दे कैन कंसीव, प्रेगनेंसी भी होएगी, बच्चे भी यूजली नॉर्मल रहते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि जब भी प्रेगनेंसी हो उनको अपने न्यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और उनके जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट हैं, चाहे वो लेवल 2 या लेवल 3 अल्ट्रासाउंड्स हैं, चाहे कोई ब्लड टेस्ट हैं, वो रेगुलर टाइम पे 18 to 16 to 18 वीक्स या 20 वीक्स पे करवाने पड़ते हैं। एंड नॉर्मल डिलीवरीज भी हो सकती हैं और बच्चा भी बाद में नॉर्मल होता है। तो जस्ट थोड़ा केयरफुल रहने के बाद दे कैन बी नॉर्मल एंड दे कैन ऑलवेज लिव इन नॉर्मल मैरिड लाइफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को रेगुलर अपनी मैरिज भी करनी चाहिए और अपनी लाइफ में खुश भी रहना चाहिए। हर तरह का काम कर सकते हैं वो। जी, so Dr. Vikas, at the end, I have one more question, which is very important. Can newborn babies have seizures? क्या जो newborn babies होते हैं उन्हें भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं? ਨਿਊਬੋਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ 28 ਦਿਨ ਨਿਊਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 80% ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ HI, ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਇਸਕੀਮਿਕ ਐਨਕੇਫੇਲੋਪੈਥੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜਸਟ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਟਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਬੇਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕੁਝ ਮਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਸ ਦੇ ਪੈਣ।
जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ एपिलेप्सी के रिगार्डिंग अहम जानकारियां शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए ये बेनिफिशियल साबित होंगी। अगर कोई व्यक्ति खुद मिर्गी से पीड़ित है तो वो अपनी भी मदद कर पाएगा। अगर आसपास में आपके कोई व्यक्ति एपिलेप्सी से पीड़ित है, मिर्गी से पीड़ित है, तो आप इस जानकारी के साथ उनकी भी सहायता कर पाएंगे। अगली बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ रिगार्डिंग अहम जानकारी लेकर। तब तक के लिए देखते रहें प्रोग्राम हेल्थ अवेयरनेस।